हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका MPSE 001 का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, MPSE 001 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी दोनों लैंग्वेजेस में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों को बेनिफिट हो सके। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि जो हमारा देश भारत है, इंडिया, उसके रिलेशंस कैसे हैं उसके पड़ोसी देशों के साथ। सो स्टूडेंट्स, जो भारत है उसकी जो अप्रोच है अपने पड़ोसी देशों के साथ वो है मल्टीफेस्टेड, इन्वॉल्विंग डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री, कल्चरल स्ट्रेटजीज। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिप्लोमेसी एंड बायलेटरल रिलेशंस, कि इंडिया के कूटनीति वाले जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं। इंडिया एंगेजेस इन एक्टिव डिप्लोमेसी विद ऑल इट्स नेबर्स। हम सबके साथ ही डिप्लोमेसी में जुड़े रहते हैं, एमिंग टू मेंटेन अ पीसफुल एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। सो स्टूडेंट्स, भारत अपने पड़ोसियों के साथ सक्रिय कूटनीति में शामिल है, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण और सहयोगी संबंध बनाए रखना है। सिर्फ हमें कितना याद करना है कि जो भारत है उसको अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी संबंध बना के रखने हैं, उनके साथ वो सक्रिय कूटनीति में शामिल है। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि आर्थिक तौर पे भारत जो है उसके कैसे रिलेशंस हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ। सो स्टूडेंट्स, इंडिया प्रमोट्स इकोनॉमिक टाइज थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो इंडिया है वो क्या करता है, व्यापार समझौते करता है, निवेशों और विकास परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देता है। किस किस तरह से जो भारत है अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देता है, जैसे कि व्यापार समझौते करके, निवेश करके, विकास परियोजनाओं के माध्यम से। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि साफ्टा जैसी पहल क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है सिक्योरिटी एंड डिफेंस। इंडिया मेंटेन स्ट्रॉन्ग डिफेंस। जो भारत है वो रक्षा क्षमताओं को मजबूत बना के रखता है और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता रहता है अपने नेबर कंट्रीज के साथ। ठीक है, और क्या करता है, जो टेररिज्म है यानी कि यह आतंकवाद रोधी और खुफिया साझाकरण पर भी सहयोग करता है। उसके बाद हम देखेंगे कल्चरल डिप्लोमेसी। इंडिया यूजेस कल्चरल डिप्लोमेसी टू बिल्ड गुडविल, इंक्लूडिंग कल्चरल एक्सचेंजेस, एजुकेशनल स्कॉलरशिप एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। जो भारत है सांस्कृतिक कूटनीति का उपयोग सद्भावना बढ़ाने के लिए करता है, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान, शैक्षिक छात्रवृत्तियां और जन संपर्क शामिल है। भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग यानी कि इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन ITEC जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है नेबरिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स को। फिर कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्षेत्रीय संगठन हैं, जिनके द्वारा जो भारत है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन जैसे सार्क, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी का बीमस्टेक, इन सब में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो जो इंडिया है वो इस तरह से अपने पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध कैसे हैं, ये चीज़ हमने समझी कि सबसे पहले हमने क्या समझा कि वो पीसफुल रिलेशंस बना के रखता है। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए वो ट्रेड एग्रीमेंट्स करता है, जिसमें साफ्टा आप एग्जाम्पल दे सकते हो। सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता रहता है। ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं हिंदी में, संयुक्त सैन्य अभ्यास करता रहता है। उसके बाद कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करें तो इसके अंदर क्या करता है, सद्भावना बढ़ाने के लिए करता है, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान, स्टूडेंट्स को छात्रवृत्तियां वगैरह देना शामिल है। अब देखेंगे कि जैसे सार्क और बीमस्टेक के बारे में आप बताएंगे कि सार्क जैसे संगठनों के द्वारा वो दक्षिण एशियाई देशों से भी सहयोग प्राप्त करता है। उसके बाद अब चलते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। बॉर्डर मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, भारत अपने पड़ोसियों के साथ संवाद और समझौतों के माध्यम से सीमा प्रबंधन और संघर्ष समाधान पर काम करता है, जैसे कि भूमि सीमा समझौते के माध्यम से। किसके माध्यम से, भूमि सीमा समझौते के माध्यम से बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद का समाधान हमने किया था पहले। ठीक है, उसके बाद एक डिजास्टर रिलीफ वाला पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप फिर क्या लिखेंगे, सिंपली अपना वो लिख देंगे संक्षेप में जो आप लिखते हो, निष्कर्ष। भारत का दृष्टिकोण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व
और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य एक स्थिर और समृद्ध दक्षिण एशियाई क्षेत्र का निर्माण करना है। इंडिया की जो अप्रोच है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल बेनिफिट पे बेस्ड है। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, किसके बारे में? ग्लोबल टेररिज्म के बारे में। डीलिंग विद ग्लोबल टेररिज्म, इंटरनेशनल कॉपरेशंस, नेशंस कोलैबोरेट थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो बड़े बड़े देश हैं वो कोलैबोरेट करते हैं किसके द्वारा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन के द्वारा, ताकि वो टेररिज्म को कॉम्बैट कर सकें, टेररिज्म का मुकाबला कर सकें। दिस इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें? शेयरिंग इंटेलिजेंस, coordinating law enforcement efforts and creating international legal frameworks to tackle terrorism, यानी कि खुफिया जानकारी साझा करना, कानून प्रवर्तन प्रयासों का समन्वय करना और आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे बनाना शामिल है। तो जो भारत है वो क्या करता है कि बड़े बड़े जो ये आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलके आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग करता है। ये लोग लाते हैं काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज, देश व्यापक आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को लागू करते हैं, जिनमें रोकथाम, सुरक्षा, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति शामिल है। इन रणनीतियों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाना, आतंकवादी वित्त पोषण को बाधित करना और कट्टरपंथियों को रोकना शामिल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो करते हैं, इसे आप बोलेंगे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज। ओके, थर्ड चीज़ है आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग। शेयरिंग इंटेलिजेंस अमंग नेशंस इज क्रूशियल, ये बहुत ही ज़रूरी है फॉर एंटिसिपेटिंग एंड प्रिवेंटिंग टेररिस्ट अटैक्स। अगर आपको टेररिस्ट अटैक से बचना है, टेररिस्ट अटैक को प्रिवेंट करना है, तो आपको अपना इंटेलिजेंस शेयर करना पड़ेगा। दिस इन्वॉल्व रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन अमंग इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्ल्ड वाइड। देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना आतंकवादी हमलों का पूर्व अनुमान लगाने और उन्हें रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के बीच वास्तविक समय पर संचार, जैसे कि जो हमारी खुफिया एजेंसी वो क्या है? रॉ है। ठीक है। मिलिट्री एक्शंस, मिलिट्री इंटरवेंशंस आर समटाइम्स नेसेसरी टू डिसमेंटल टेररिस्ट नेटवर्क एंड सेफ हेवन्स। इसका मतलब क्या है कि आतंकवादी नेटवर्क और सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप कभी कभी ज़रूरी होता है। इसमें लक्षित हमले, विशेष अभियान और उन क्षेत्रों में सैन्य अभियान शामिल है जहां आतंकवाद प्रचलित है। सो स्टूडेंट्स, अभी आपको पता होगा कि कश्मीर में भी एक टेररिस्ट अटैक हुआ है रिसेंटली। ठीक है, तो आप चाहें तो उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि किस तरह से जो आतंकवादी हैं वो भारत जैसे देशों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद एड्रेसिंग रूट कॉज, यानी कि जड़ से अगर हमें उससे समाप्त करना है तो हम क्या करेंगे, या फिर क्या मतलब कि क्या कारण है उसका, रूट कॉजेज क्या हैं उसके। तो टैकलिंग द अंडरलाइन कॉजेज ऑफ टेररिज्म सच एज पॉवर्टी, political instability and social injustice is essential. This involves promoting economic development, education and good governance. हमें किस चीज़ को प्रमोट करना है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, यानी कि आर्थिक विकास को, शिक्षा को, सुशासन को बढ़ावा देना है। तब जाके हम इसके रूट कॉज यानी कि इसको जड़ से समाप्त कर पाएंगे। और कैसी कैसी हमें लीगल पॉलिसीज़ बनानी है, तो हमें आतंकवादियों और उनके समर्थकों को अभियुक्त करने और दंडित करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे और नीतियों को लागू करना महत्वपूर्ण है। इसमें आतंकवाद विरोधी कानूनों को लागू करना और न्यायिक प्रणालियों को मजबूत करना शामिल है, यानी कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको हमें क्या करना है? मजबूत करना है। पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को बताना है, जागरूकता बढ़ानी है। तीसरा, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं, क्योंकि आतंकवादी प्रचार, भर्ती और समन्वय के लिए इंटरनेट का ही उपयोग कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास अच्छा साइबर सुरक्षा वाला जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा होगा तो हम इन लोगों को हरा पाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट यानी कि चरमपंथी वेबसाइटों को बंद करना भी शामिल है। लास्ट में निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? कॉम्बैटिंग ग्लोबल टेररिज्म रिक्वायर्स अ कोऑर्डिनेटेड multi-dimensional approach involving international cooperation, robust legal measures, military actions when necessary, and addressing socio-economic issues that foster terrorism. यानी कि वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आपको क्या चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए, मजबूत कानूनी उपाय और आवश्यकता अनुसार सैन्य कार्रवाई अगर की जाए तब जाके हम इन्हें हरा पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टेररिज्म वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके अंदर आपको बताना है कि जो भारत है उसके वेस्ट एशिया के साथ कैसे रिलेशंस हैं।
वेस्ट एशिया वाला जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट हो चुका है, अलग अलग तरह से पूछा जाता है, तो आपको याद कर लेना है वेस्ट एशिया कहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और भारत के उसके साथ रिलेशंस कैसे हैं। जो भारत है वो उनके साथ एक रॉबस्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के रखता है, जैसे कि विजिट्स करना, टॉक्स करना, ठीक है, डायलॉग्स, स्ट्रेटेजिक डायलॉग, एम्बेसी वगैरह में जाके एंगेजमेंट्स में जुड़ना, ये सारी चीज़ों के थ्रू जो भारत है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जुड़ा रहता है। अब एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं कि वेस्ट एशिया जो है वो क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एज इट इम्पोर्ट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स ऑयल एंड गैस फ्रॉम दिस रीजन, क्योंकि जो इंडिया है वो अपने तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से आयात करता है, ठीक है। फिर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन का मतलब क्या है, इंडिया है स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज विद वेस्ट एशियन कंट्री, जो इंडिया है उसका जो पश्चिम एशियाई देश उनके साथ मजबूत व्यापार संबंध हैं, ठीक है। एक्सपोर्टिंग गुड्स, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपोर्ट करते हो, टेक्सटाइल्स, मशीनरी, फूड प्रोडक्ट्स एंड ऑयल एंड गैस को हम इंपोर्ट भी करते हैं, इनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। आर्थिक साझेदारी पर जोर दिया जाता है, मुक्त व्यापार समझौता आपको लिख के आना है आंसर के अंदर। अ लार्ज इंडियन एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी लिव्स एंड वर्क इन वेस्ट एशिया, आप सभी जानते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया में रहता है, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत में भारी प्रेषण भेजा जाता है, यह प्रवासी समुदाय सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत भी करता है, ठीक है। यही का मतलब है कि जो लोग बाहर रहते हैं ना वो इंडिया में मतलब मनी वगैरह भेजते हैं, इससे इंडिया की ग्रोथ भी होती है, क्योंकि हमारे जो प्रवासी हैं वो कई सारे वेस्ट एशिया में रहते हैं। अगला है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, यानी कि इंडिया कोलैबोरेट्स विद वेस्ट एशियन नेशंस ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी थ्रू जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो इंडिया है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज करता रहता है, डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी भी यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई कि इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा एक साझा चिंता है। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं, इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन वेस्ट एशिया, जो इंडिया की कंपनीज हैं वो वेस्ट एशिया के प्रोजेक्ट्स में क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। भारतीय कंपनियां पश्चिम एशिया में निर्माण, दूरसंचार और ऊर्जा सहित अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करती हैं। इसके विपरीत पश्चिम एशियाई देश भारतीय अवसंरचना और रियल एस्टेट क्षेत्रों में भी निवेश करते हैं। उसके बाद जो हम हैं इनके साथ थोड़ा सा कल्चरल डिप्लोमेसी, जैसे फेस्टिवल्स वगैरह, क्योंकि अब जब लोग यहाँ से वहाँ जाके रहेंगे तो थोड़ा सा त्यौहार वगैरह भी, ये सब चीज़ें भी होती हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है हमारा इनके साथ, यानी कि भारत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे पर राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा और चरमपंथ के मुकाबले पर पश्चिम एशियाई देशों के साथ रणनीतिक संवादों में शामिल होता है। बहुपक्षीय मंच और शिखर सम्मेलनों में इन सब चीज़ों के बारे में ये लोग बात भी करते हैं। अगला है, जब इंदिरा गांधी थी तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी। सो स्टूडेंट्स, इंडिया फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग इंदिरा गांधीज टेन्योर, सबसे पहली चीज नॉन अलाइनमेंट की बात करेंगे एंड इंडिपेंडेंट स्टैंस। इंदिरा गांधी मेंटेन्ड इंडियंस कमिटमेंट टू द नॉन अलाइनमेंट। जैसे कि आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था, तो आगे जाके इंदिरा गांधी ने भी उसे कंटिन्यू रखा। वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुई, ना ही वो शामिल हुई सोवियत संघ के गुट में और ना ही अमेरिका के गुट में। शी एम्फेसाइज सोवरेनिटी, ठीक है, उन्होंने संप्रभुता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। वेरी इजी, ये वाला आप पॉइंट बना के बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने जो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम था उसको बना के रखा, और साथ ही साथ वो किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं हुई और अपने देश की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इंदिरा गांधी ने थोड़े से जो रिलेशंस हैं वो सोवियत यूनियन के साथ स्ट्रॉन्ग करे थे। इंदिरा गांधी ने सोवियत के साथ भारत के संबंधों को काफी मजबूत किया। 1971 में हस्ताक्षरित भारत सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि एक आधारशिला थी। यहाँ पे आपको ये संधि याद कर लेनी है, द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन, जो कि 1971 में साइन की गई थी। फिर बांग्लादेश का जो वॉर हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश जो था पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर बांग्लादेश आया हमारे पास रोता हुआ कि मुझे बचा लो पाकिस्तान से, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश की हेल्प की उसको पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने में। सो अंडर इंदिरा गांधी लीडरशिप इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ठीक है। इंडिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में। भारत ने मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया और सैन्य हस्तक्षेप किया, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसने दक्षिण एशिया के में क्षेत्रीय गतिशीलता को काफी बदल दिया।
अब उनके टाइम पे हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी कैसी थी? सो इंदिरा गांधी ओवरसॉ इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। इंदिरा गांधी जी के समय में ही हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, उसका कोड था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे भारत की परमाणु शक्ति के रूप में स्थापना हुई। समझ रहे हो कि भारत एक बड़ी परमाणु शक्ति जब बना तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ही हमारी प्रधानमंत्री थी। नाउ रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। अब उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी के समय कैसे रिलेशनशिप था हमारा यूनाइटेड स्टेट के साथ, जैसे मैंने आपको बताया है कि सोवियत संघ के साथ तो हमने ट्रीटी वगैरह साइन की थी, यूनाइटेड स्टेट के साथ कैसा रिलेशन था? सो यूनाइटेड स्टेट्स वर कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन स्ट्रेन्ड, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध जटिल और अक्सर तनावपूर्ण ही थे हमारे, जब उस टाइम पे निक्सन का प्रशासन था। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर अमेरिका के झुकाव और सोवियत संघ के साथ भारत की निकटता। तो आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान था वो अमेरिका के पास भाग गया, मान लो यहाँ अमेरिका है तो पाकिस्तान इसके पास भाग गया और हम सोवियत संघ के पास भाग गए, और फिर हमने उनसे हेल्प ली। अब हम देखेंगे रीजनल इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप। इंदिरा गांधी का भारत में रीजनल इन्फ्लुएंस क्या था? सो इंदिरा गांधी एम टू एनहांस इंडियाज इन्फ्लुएंस इन साउथ एशियन रीजन, promoting regional cooperation and asserting India's leadership. Creation of Bangladesh is India's non-aligned movement were kept of this strategy. यानी कि इंदिरा गांधी का जो उद्देश्य था दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के प्रभाव को बढ़ाना था। इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि जो भारत से नीचे देश हैं दक्षिण एशिया में, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, उनके साथ हमारे जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि बैलेंसिंग चाइना रिलेशंस। चीन के साथ जो संबंध है 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद से प्रभाव से इंदिरा गांधी का कार्यकाल एक रक्षात्मक रुख बनाए रखने और सीमा विवादों का प्रबंधन करने पर केंद्रित था। स्टूडेंट्स, क्या चीज़ लिखी है यहाँ पे कि 1962 में जब साइनो इंडियन वॉर हुई तो उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी जी थी उनका क्या फोकस था कि आप रक्षात्मक रुख बना के रखो, सीमा विवादों का प्रबंधन करने पर केंद्रित था, जबकि कूटनीतिक रूप से सतर्कता बरतते हुए। तो देखो, जब भी वॉर होती है तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती है, कोई भी प्रधानमंत्री हो उसके लिए हैंडल करना बहुत ही टफ होता है। उन्होंने जो भी किया उस टाइम के अकॉर्डिंग ठीक ही था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड डेवलपमेंट एड। इंदिरा गांधी ने पश्चिमी और पूर्वी ब्लॉक दोनों देशों के साथ विकास सहायता और तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए आर्थिक कूटनीति का सहारा लिया। इसका उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का समर्थन करना था। सो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा टफ है टॉपिक, अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब लास्ट में बस आप क्या करोगे, अपना निष्कर्ष लिख के छोड़ दोगे कि इंदिरा गांधी फॉरेन पॉलिसी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन नेशनल सोवरेनिटी यानी कि राष्ट्रीय संप्रभुता, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस यानी कि रणनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय प्रभाव पर जोर देने की विशेषता थी। उनकी लीडरशिप के समय क्रिटिकल इवेंट्स हुए, जैसे कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, जिससे कि इंडिया जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को एक महत्वपूर्ण आकार मिला भारत की। सो स्टूडेंट्स, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। एफडीआई का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप इसका भी आंसर मेरे साथ डिस्कस कर लें। सो इम्पैक्ट हम देखेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ। पहली चीज़, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जब भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है एफडीआई, तो उससे क्या होता है, आर्थिक विकास होता है, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा भी मिलता है, और जीडीपी में क्या होती है, वृद्धि होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, क्योंकि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, बाहर की कंपनीज इंडिया में आती हैं, अपने बड़े बड़े वो खोलती हैं, एम्प्लॉयमेंट देती हैं लोगों को, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बाहर से कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं, वो इंडस्ट्रीज इनोवेशन लेकर आती हैं, तो उससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है हमारी, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज रोड बनते हैं, पोर्ट्स बनते हैं, एयरपोर्ट बनते हैं। स्टूडेंट्स, एफडीआई का क्वेश्चन ना रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद से आने वाला है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप एफडीआई का क्वेश्चन ज़रूर याद कर लेंगे, इसमें से पढ़ लीजिए सारे पॉइंट्स को कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, ताकि फिर आपका आंसर एक अच्छा बन सके। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसके अंदर हम कोई और सा पेपर डिस्कस करेंगे। नीचे मुझे कमेंट करके आप एक बार ये बता दीजिए कि आपका कौन सा एग्जाम कौन सी डेट पे है, ताकि मैं उसका ही आपका वीडियो पहले लेकर आ सकूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।